नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच में लॉ में। देखिए दोस्तों, फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं। ये फाइंडिंग्स आपको ऐसे आसानी से कहीं पे मिलेगी नहीं, ना वेयर एक्ट में ना बुक में। हाँ, ये वर्ड बस लिखा मिलेगा आपको। इसको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत ही हटके चीज़ है, आपको प्रैक्टिकल ही समझ में आएगी और शायद इसी वीडियो में देखने मिलेगी और कहीं नहीं। मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि बहुत रेयर ही है आपको कहीं फाइंडिंग्स के बारे में मिले क्रॉस ऑब्जेक्शन में। ठीक है, तो समझिए भाई, फाइंडिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो फाइंडिंग क्या है? ये डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ पार्टीज। कोर्ट के द्वारा पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करती है कोर्ट, वो होती हैं फाइंडिंग्स। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले बताया था, सलमान वाला, बिग बॉस वाला। मैंने कहा था ये एग्जाम्पल मैं लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा। बिग बॉस ने सूट फाइल किया था सलमान के अगेंस्ट। कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को मना दे दी थी। अर्नेस्ट मनी प्लस डैमेज का बोल दिया था, इतना समझिए। अब कोर्ट ने ये तो बोल दिया था कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मत फाइल करो, अर्नेस्ट मनी और डैमेज देना था सलमान खान को। अब यहाँ पे कोर्ट ने एक फाइंडिंग्स दी, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब कोर्ट ने यहाँ पे फाइंडिंग्स दी। क्या फाइंडिंग्स दी? कि जो आपके बीच एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट वॉज जेन्युइन, वॉज एरोनियस। ये फाइंडिंग दी। इसका क्या मतलब है? कोर्ट ने यहाँ पे, मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ द पार्टीज। कोर्ट ने यहाँ पे इन दोनों के साथ, डिक्री के साथ साथ फाइंडिंग्स दी कि जो आपके बीच का जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट था, वो जेन्युइन था, वॉज एरोनियस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने कॉन्टेक्ट में पढ़ा होगा बाय मिस्टेक ऑफ पार्टीज के द्वारा मिस्टेक हो गई थी। आपने 20 में पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, शायद 20 ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। मिस्टेक बाय द पार्टीज वाला पोर्शन, वो ये इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे बिग बॉस के अगेंस्ट ये फाइंडिंग दी गई थी कि ये जो आपका एग्रीमेंट है वो वॉज जेन्युइन था और वॉज एरोनियस था, राइट। तो यहाँ पे बिग बॉस ने जब क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया तो इसको भी चैलेंज किया गया कि ये तो ऐसा नहीं था, जो एग्रीमेंट था वो तो जेन्युइन था। दोस्तों, ये एक फाइंडिंग है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं तो आप उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे फाइंडिंग को लेकर। अच्छा, यही बात लक्ष्मण टी कनकटे वर्सेस TH धैतवक। नाम का प्रोनाउंसिएशन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, और जिनका ये ऐसा कोई नाम है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। उसमें ही ये ऐसा बोला गया था, बस पार्टीज कोई और थी। यही इन्होंने वर्डिक्ट दिया गया था फाइंडिंग्स को लेकर। ठीक है जी, कि एक लैंडलॉर्ड था, एक था टेनेंट। एक लैंडलॉर्ड था, एक टेनेंट था। लैंडलॉर्ड ने सूट फाइल किया टेनेंट के लिए कि आप हट जाओ, पोजीशन खाली कर दो, पोजीशन के लिए। टेनेंट ने इसका विरोध किया और दो बातें रखी।
क्या कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट का है, ठीक। और दूसरा कि ये जो एग्रीमेंट है या जो सूट है, सूट प्रीमेचर है। क्यों प्रीमेचर है? क्योंकि रेंट फिक्स नहीं हुआ है, न्यू रेंट, उस वजह से लैंडलॉर्ड ने पोजेशन के लिए सूट फाइल किया, टेनेंट ने उसका विरोध करते हुए अपने दो बातें रखी कि उनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट है और दूसरा सूट प्रीमेचर है। तो जो इसने सूट फाइल किया था, तो देखिए डिक्री क्या दी थी यहाँ कोर्ट ने दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिए, आपको फाइंडिंग्स यहीं से क्लियर हो जाएगी। कोर्ट ने डिक्री क्या दी थी कि सूट डिसमिस्ड, यहाँ पे ये डिक्री दे दी कोर्ट ने, सूट डिसमिस्ड। यहाँ पे टेनेंट खुश, बट साथ में एक फाइंडिंग्स भी दी। यहाँ पे साथ में दोस्तों एक फाइंडिंग्स दी कि जो राइट टू ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट है वो नहीं है उसका, ये लैंडलॉर्ड का राइट है। नाउ मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइंडिंग्स क्या होती है। अब एक और फाइंडिंग्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच का है। ये हाई कोर्ट में तक यूज़ होता है दोस्तों, हाई कोर्ट के वकील साहब लोग, जज साहब लोग उसको यूज़ करते हैं। सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट इट्स अ फैक्ट, मैं अब बताने वाला हूँ। देखिए हाई कोर्ट में क्यों यूज़ होता है, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है, बट हाई कोर्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए फाइंडिंग्स दो टाइप से होती हैं दोस्तों, फाइंडिंग्स दो टाइप से होती है, कॉनकरेंट और रिवर्स, ठीक है। कॉनकरेंट फाइंडिंग्स और रिवर्स फाइंडिंग, दो टाइप्स की फाइंडिंग होती है दोस्तों। कॉनकरेंट फाइंडिंग्स वो फाइंडिंग्स होती है कि ट्रायल कोर्ट ने कोई फाइंडिंग्स दी, ठीक। ट्रायल कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी, जो अभी मैंने बताई थी आपको, चाहे सलमान खान वाली इस केस में ले लो, चाहे वो लैंडलॉर्ड वाले केस में ले लो, है ना। कोई फाइंडिंग्स दी, सपोज ये वाली फाइंडिंग्स दी थी कि आपके पास राइट टू ऑक्यूपेंसी नहीं है टेनेंट के पास। इसी फाइंडिंग्स को हाई कोर्ट रहने दो अभी, इसी फाइंडिंग्स को इसकी अपीलेट कोर्ट ने, जिसको हम फर्स्ट अपीलेट कोर्ट भी बोलते हैं, समझिएगा। कॉनकरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी थी, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप चलो उसी को ले लो कि आपके पास राइट टू ऑक्यूपेंसी नहीं है टेनेंट के पास, वो राइट तो लैंडलॉर्ड का ही है। उसकी फाइंडिंग्स को इसकी अपीलेट कोर्ट ने, वो गया टेनेंट अपीलेट कोर्ट में, तो अपीलेट कोर्ट ने भी उसको फाइंडिंग्स को अफर्म कर दिया कि ये जो फाइंडिंग्स है वो सही है। तो ये फाइंडिंग प्लस इनकी फाइंडिंग इक्वल टू कॉनकरेंट फाइंडिंग, इनको भी अफर्म कर दिया प्लस उसको भी अफर्म कर दिया। अब इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर इस फाइंडिंग को फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने नॉट अफर्म किया है तो ये रिवर्स फाइंडिंग हो गई। इसी फाइंडिंग को इसकी अपीलेट कोर्ट ने अगर इसको अफर्म किया है, मान लिया है, तो ये कॉनकरेंट फाइंडिंग, अफर्म नहीं किया है तो रिवर्स फाइंडिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो ये कहता है
कि जनरली प्रैक्टिकली क्या होता था दोस्तों कि जब ये कॉन्करेंट फाइंडिंग होती है ना, तो जब इसकी सेकंड अपील होती है, ये फर्स्ट अपील हो गई, अब इसकी सेकंड अपील हुई, जब ये सेकंड अपील हुई तो ये कहाँ होती है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट में जब इसकी सेकंड अपील हुई दोस्तों, तो यहाँ पे हाई कोर्ट पहले क्या करता था, ज़्यादातर केसेस में क्या होता था कि हाई कोर्ट देखता था कि ये कॉन्करेंट फाइंडिंग है, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट में जो फाइंडिंग दी गई है वो ऑलरेडी अपीलेट कोर्ट ने भी वही फाइंडिंग्स दी है ना। तो वो क्या करता था, जो सेकंड अपील करता था वो डिसमिस कर देता था, डिसमिस। कॉन्करेंट फाइंडिंग के केस में सेकंड अपील डिसमिस कर देता था सेकंड अपीलेट कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट होता है, हमने सेक्शन 100 में पढ़ा है ना सीपीसी उसमें। तो ये केस है जो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शिव दयाल 2019 का केस है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शिव दयाल 2019 का। इसमें यही बोला गया कि ठीक है कि भले ही जो फाइंडिंग्स दी है वो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स है, बट कोर्ट मतलब जो सेकंड अपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सिर्फ कॉन्करेंट फाइंडिंग देख के सेकंड अपील को डिसमिस नहीं कर सकती दोस्तों। ये इस केस में बोला गया था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शिव दयाल 2019 का केस है कि आप कॉन्करेंट फाइंडिंग देख के आप डिसमिस नहीं कर सकते। आप सुनो तो, देखो तो उसमें क्या नया फैक्ट निकल के आ रहा है, सिर्फ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस को लेकर ही मत देखो, है ना, शायद कुछ निकल रहा है आप देख के ही डिसमिस कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको उसको सुनना है, हियर करना है, ये इस केस में बोला गया था। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इसका क्रॉस सेकंड देखें। इसका क्रॉस सेकंड क्या बोलता है दोस्तों? रूल 22 का क्रॉस सेकंड ये कहता है, इसका फॉर्म इसका मेमोरेंडम के फॉर्म में होगा। बस इतना याद रखना है। और किस प्रोविजन से गवर्न करेगा? तो रूल 22 ऑर्डर 41 रूल 1 से ये गवर्न करेगा। बस इतना हमें याद रखना है। बस इसका क्लॉज 2 यही कहता है कि फॉर्म कौन सा रहेगा, तो मेमोरेंडम के फॉर्म में रहेगा। ऑर्डर 41 रूल 1 के इसका जो प्रोविज़न है दिया है, जो मेमोरेंडम का फॉर्म, वो इसको हम बहुत अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक अपने आप में कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगा तब, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ये मेमोरेंडम के फॉर्म में रहेगा, जो कि ऑर्डर 41 रूल 1 में दिया है। इसका एक क्लॉज है, वो ये कह रहा है कि यदि किसी कारणवश जो अपील फाइल हुई थी वो विड्रॉ कर ली जाती है या कोई कमी के कारण डिसमिस हो जाती है, इसका क्लॉज 3 है या 4 है, क्लॉज 3 है आई थिंक, है ना। तो इसका क्लॉज 4 है। एक मिनट में चेक कर लूँ, क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका क्लॉज 4 है, रूल 22 का क्लॉज 4 है। वो ये कह रहा है कि अपील जो फाइल हुई थी अपीलेंट के द्वारा, वो विड्रॉवल कर ली जाती है किसी कारणवश, या कोई कमी के कारण डिसमिस हो जाती है, तो नेवर द लेस मीन्स फिर भी जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है उसकी प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, इसको नहीं किया जाएगा खारिज, और जो भी इसका डिसीजन होगा वो सुनाया जाएगा। ये क्लियर है। अब इसका एक और रूल है,
जो रूल 22 का क्लॉज 5 है वो ये कह रहा है दोस्तों कि जो इंडिजेंट पर्सन होता है, इंडिजेंट पर्सन का दोस्तों जो अपील के केस में जो नियम लागू होते हैं वही क्रॉस ऑब्जेक्शन के केस में भी लागू होंगे, ये कहता है बस इसमें। और इंडिजेंट पर्सन के क्या होते हैं हम अपील के लिए जब हम वो पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ये छोटे छोटे इसमें सब क्लॉज है जो बताई गया। अब एक और चीज़ बताई गई है, एक केस है किशन गोपाल वर्सेस हाजी मोहम्मद मुस्लिम 1965। इस केस में दोस्तों ये कहा गया है कि जो आपकी जो अपील आप दायर करते हो या क्रॉस अपील फाइल करते हो या क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करते हो या क्रॉस अपील फाइल करते हो, दोनों को ना एक ही जजमेंट और एक ही डिक्री के थ्रू ही निपटारा होना चाहिए। उसका डिस्पोजल एक ही जजमेंट और एक ही डिक्री में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर अलग अलग किया जाएगा तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होंगे जो डिस्प्यूट पैदा करते हैं। तो इस केस में एक ये कॉन्सेप्ट बोला गया था। ठीक है, अब एक चीज़ मैं अब आपको डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि बस ये लास्ट चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्रॉस ऑब्जेक्शन को फाइल करना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक सब्सटेंटिव प्रोविज़न भी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी है। प्रोसीजर लॉ के साथ साथ ये एक सब्सटेंटिव लॉ भी इसमें इंक्लूड करता है और एक इनेबलिंग प्रोविज़न है। मींस आपको यहाँ पे बाइंड नहीं करता कि आप क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करो ही, आप यदि चाहें तो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करें अथवा ना करें।